चैप्टर 4 कर लेते हैं। फंड्स फ्लो एंड इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एनालिसिस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पेमेंट टू क्रेडिटर्स विल रिजल्ट इन। क्रेडिटर को पेमेंट दिया तो क्या है, क्या सोर्सेज ऑफ फंड है? नहीं। क्या नो इम्पैक्ट ऑफ द फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड भी नहीं हो रहा है, नन ऑफ द अबव। नो इम्पैक्ट ऑफ द फंड, क्या इम्पैक्ट आ रहा है? कोई इम्पैक्ट नहीं है ना। आपने पेमेंट क्रेडिटर को दिया तो देना ही था ना, रॉ मटेरियल खरीदा था आपने, पेमेंट देना था, कुछ एप्लीकेशन थोड़ी कर दी फंड की। कुछ यूज़ किया क्या फंड का? यूज़ किया कुछ नई चीज़ बनाई उसकी। चलो आगे चलो। द फंड फ्लो एनालिसिस इज प्रेजेंटेड इन ए फॉर्मेट नोन एज। फंड फ्लो जो एनालिसिस करते हैं वो जिस फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं उसको क्या कहते हैं? फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन, क्या चेंज हो रहा है वो कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड कहते हैं। सोर्स क्या है और एप्लीकेशन क्या हो रही है फंड की वो कहते हैं। ये ऑल ऑफ द अबव कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर वो है डी, ऑल ऑफ द अबव ये सब कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द रीपेमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन्स, रीपेमेंट करनी है हमने, रीपेमेंट करनी है लॉन्ग टर्म लोन्स की प्रीवियसली मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन विल रिजल्ट इन। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या ये सोर्स ऑफ फंड है? नहीं। क्या ये एप्लीकेशन ऑफ फंड है? हाँ, फंड को यूज़ कर लिया हमने लोन लेने के लिए। क्या ये इंक्रीज़ इन द वर्किंग कैपिटल हो रहा है? वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज़ हो रहा है? नहीं। डिक्रीज़ इन द वर्किंग कैपिटल हो रहा है। लॉन्ग टर्म जब फंड की बात कर रहे हैं, रिपेमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन्स, तो डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म फंड्स जो हम पे करते हैं वो वर्किंग कैपिटल से करते हैं क्या? वर्किंग कैपिटल से करते हैं क्या लॉन्ग टर्म फंड्स? लॉन्ग टर्म फंड्स वर्किंग कैपिटल नहीं होता, डे टू डे रूटीन के लिए होता है हमारा, एक्सपेंसेस के लिए। ये लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म के लिए वर्किंग कैपिटल कम नहीं होगी, वर्किंग कैपिटल यूज़ नहीं करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो बेसिकली इसका सही आंसर क्या आएगा? एप्लीकेशन ऑफ फंड यहाँ पर हो रही है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ द पार्टली पेड डिबेंचर्स, पार्टली पेड डिबेंचर्स हैं, पूरे नहीं पे किए हैं, उनका कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन ऑफ द पार्टली पेड डिबेंचर्स इनटू द इक्विटी शेयर्स विल, क्या होगा इससे? इट कॉज टू अप्लाई द फंड, हैव नो इम्पैक्ट ऑन द फंड, कॉज टू इंक्रीज द फंड, कॉज टू डिक्रीज द वर्किंग कैपिटल। इसमें से क्या होगा इसका? डिबेंचर्स कन्वर्ट कर दिए बस, पार्टली पेड डिबेंचर्स जो हैं कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर्स। तो इससे क्या हो, फंड पे क्या फ़र्क पड़ा? क्या फ़र्क पड़ा फंड पे? क्या फ़र्क पड़ा? वही तो वही वहाँ से वहाँ चलेगी बस, और क्या हुआ? फंड तो वहीं वहीं रहा, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। कन्वर्ट कर दिए बस, किया क्या? सिर्फ कन्वर्ट कर दिए, तो नो इम्पैक्ट ऑन द फंड, फंड पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ कन्वर्ट कर दिए। In arriving at the funds generated from the operations, in arriving at the funds generated from the operations से generate हुए हैं, an amount appropriated in the profit and loss account toward the transfer to the general ledger, general reserve will be added back to the reported profit, deducted from the reported profit, shown as the application of the fund in the fund flow statement, या need not be adjusted anywhere। तो क्या आएगा इसका? इसका आएगा एडेड बैक टू द रिपोर्टेड प्रॉफिट। ठीक है, तो जो इन अराइविंग एट दी फंड्स जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशन से फंड जनरेट किया कुछ। ठीक है, एन अमाउंट अप्रोप्रिएटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पहले अमाउंट एक अप्रोप्रिएट किया था इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टुवर्ड्स द ट्रांसफ़र टू द जनरल रिजर्व्स। ठीक है, ट्रांसफ़र टू द जनरल रिजर्व। अब क्या करते हैं, तो जब ट्रांसफ़र किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टुवर्ड्स ट्रांसफ़र ऑफ जनरल रिजर्व विल टू बी एडेड बैक टू द रिपोर्टेड प्रॉफिट में, फिर वो ऐड बैक हो जाता है। ठीक है, जब भी ऑपरेशन से कोई फंड जनरेट होता है, जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशन से फंड्स जनरेट होते हैं ऑपरेशन से। ठीक है, तो अमाउंट अप्रोप्रिएटेड एन अमाउंट अप्रोप्रिएटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टुवर्ड्स द ट्रांसफ़र टू द जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया उसको, वो बाद में क्या होते हैं? प्रॉफिट में ऐड हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो है ही ना, दोज आर एडेड बैक। चलो आगे चलते हैं। द डिविडेंड्स, डिविडेंड में प्रॉफिट्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स एंड टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर आर शोन एज द एप्लीकेशन ऑफ द फंड। ठीक है,
व्हेन प्रोविजंस फॉर द डिविडेंड्स एंड प्रोविजन फॉर द टैक्सेस आर ट्रीटेड एज, अब प्रोविजन फॉर द डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर द टैक्सेस, उसको जो प्रोविजन रखते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, डिविडेंड पे करने करंट नहीं है वो, एट द एंड ऑफ द ईयर है, नॉन करंट है वो, नॉन करंट, लेकिन लाइबिलिटीज़ है हमारी कि डिविडेंड पे करना है। ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारी लाइबिलिटी है, टैक्सेस पे करना हमारी लाइबिलिटी है, लेकिन ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ रहती हैं। क्यों? क्योंकि डिविडेंड और टैक्सेस बेसिकली ईयरली रहते हैं ना, करंट नहीं होते। करंट 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 लाइबिलिटी, टैक्सेस तो करंट लाइबिलिटी ही होता है ना। Taxes during the year dividend distributed to shareholders and taxes paid during the year are shown as the application of the fund. ठीक है, when provisions for the dividend and provisions for the taxes are treated as non current liabilities बोल रहे हैं यहाँ पर। जब प्रोविजन रखना है, जब प्रोविजन रखना है उसको ये बोल रहे हैं डिविडेंड का, प्रोविजन फॉर द डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर द टैक्सेस, इसे कह रहे हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़। एक बार देखना पड़ेगा, इसको अभी गूगल करके देखा है। देखो, अगर ये डिविडेंड या टैक्सेस एक साल के अंदर अंदर पे नहीं होते हैं तब तो ये नॉन करंट कहलाते हैं, और अगर ये एक साल के अंदर अंदर पेमेंट होनी है इनकी तो ये करंट कहलाते हैं, करंट लाइबिलिटीज़। तब यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया एक्चुअली कि ये एक साल के अंदर हो रहे हैं या फिर बाद में हो रहे हैं। द डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स एंड टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर आर शोन एज द एप्लीकेशन ऑफ फंड व्हेन प्रोविजंस फॉर द डिविडेंड्स और प्रोविजंस फॉर द टैक्सेस, ये करे प्रोविजंस जो रखते हैं उसको नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लेने के लिए इसमें तो बोल दिया है, लेकिन जो यहाँ पर है वहाँ पर लिखा है साफ साफ। अच्छा, प्रोविजन मतलब हो सकता है कि एक साल के बाद हो, क्योंकि प्रोविजन रखिए ना, प्रोविजन का मतलब है कि हो सकता है एक साल के बाद हो, तो इसलिए नॉन करंट में डाल दिया इसको, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में डाल दिया है प्रोविजंस को। ठीक है, समझिए। चलो आगे चलते हैं। लॉसेज मेड इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ विल कॉज टू, अगर लॉस हो गया ट्रेडिंग एक्टिविटी में तो लॉस हो गया तो क्या हो जाएगा, इट यूज़ अप द फंड्स है, रिड्यूस द वर्किंग कैपिटल है, डिक्रीज द करंट एसेट्स है, इंक्रीज द करंट लाइबिलिटीज़ है। तो यहाँ पर यूज़ हो रहा है फंड, क्या हो रहा है, यूज़ अप द फंड्स हो रहा है, फंड यूज़ हो जा रहा है यहाँ पर। जब लॉसेस होगी तो यूज़ हो गया, लॉसेज मेड इन द ट्रेडिंग एक्टिविटी बिकॉज यूज़ अप द फंड्स, यूज़ अप द फंड्स हो रहा है। वर्किंग कैपिटल पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कुछ अर्निंग हुई थी जो कि रिड्यूस हो गई हमारे, कुछ भी नहीं। डिक्रीज द करंट एसेट्स, करंट एसेट्स पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, करंट एसेट्स से हमारा करंट एसेट लॉसेस, ट्रेडिंग एक्टिविटी में लॉस हो गया तो करंट एसेट्स हमारे बेसिकली मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ रहती है ना, तो करंट एसेट डिक्रीज़ करना चाहिए। लॉसेज मेड इन द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, आगे क्या है, इंक्रीज द करंट लाइबिलिटीज़, इन सब का फ़र्क नहीं पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिक्रीज करंट एसेट्स तो हो सकता है, लेकिन क्यों, क्योंकि करंट एसेट्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ रहती हैं, आप ट्रेडिंग एक्टिविटी में लॉस कर रहे हैं तो आप अपने एसेट्स कम कर रहे हैं, करंट एसेट्स। यूज़ ऑफ द फंड्स, बेसिकली आंसर तो ये बोला, यूज़ ऑफ द फंड्स ही बोल रहे हैं। ठीक है, लॉसेज इन द करंट ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या करें, यूज़ ऑफ द फंड्स, यूज़ कर ले रहे हैं आप फंड्स को। ठीक है, याद रखोगे ऐसे, ठीक है। चलो आगे चलो। वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए टूल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या है इसमें से टूल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, टूल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या, स्टेटमेंट ऑफ द चेंज इन द वर्किंग कैपिटल है, स्टेटमेंट ऑफ फंड जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशंस है, स्टेटमेंट ऑफ द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ द फंड है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ द फंड करेक्ट है, इनकम स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, क्या ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टूल है। फाइनेंशियल मैनेज करना है आपको, आपके पैसा मैनेज करना है तो उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ द फंड आपको देखना पड़ेगा, सोर्स क्या है और एप्लीकेशन क्या हो रही है। ठीक है, समझे नहीं समझे, तो इसका सही आंसर है सी, स्टेटमेंट ऑफ द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ द फंड, स्टेटमेंट ऑफ द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ द फंड, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए टूल फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज, कहाँ से आ रहा है पैसा और इसका एप्लीकेशन क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। आगे देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड फ्लो स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा जो ऑब्जेक्टिव नहीं है
फंड फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरे भैया, कौन सा है? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इन रेजिंग द न्यू फाइनेंसेस, वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द प्लानिंग एंड कंट्रोल। जो ऑब्जेक्टिव फंड फ्लो, जो फंड फ्लो एनालिसिस कर रहे हैं हम, फंड कैसे फ्लो कर रहे हैं, उसका जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव है रेजिंग न्यू फाइनेंसिस के लिए करते हैं, करेक्ट है। वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन के लिए करते हैं, यस है। एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल भी यस है। फंड फ्लो एनालिसिस जब हम करते हैं तो इसका मतलब जो नहीं है वो है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव द फंड फ्लो एनालिसिस, ठीक है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड फ्लो एनालिसिस। चलो आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? ई वी ए इज़ द नेट प्रेजेंट वैल्यू। ई वी ए इज़ द एडिशन ऑफ द total value of the operating assets. EVA is the value derived by deducting the cost of sales from the revenue. EVA is to determine whether an investment contributes positively to the owner's wealth. तो EVA क्या है पहले तो बताना चाहिए। EVA का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज टू डिटरमिन वेदर एन इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली टू द ऑनर्स वेल्थ। क्या जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ऑनर्स की वेल्थ बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ईवीए है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है डी है। ईवीए इज टू डिटरमिन वेदर एन इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली टू द ऑनर्स वेल्थ, ठीक है। ईवीए इज नॉट नेट प्रेजेंट वैल्यू, ईवीए इज नॉट नेट प्रेजेंट वैल्यू। ईवीए इज नॉट द एडिशन ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द ऑपरेटिंग एसेट्स कर लो तो ये वो नहीं है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड नहीं है वो। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ईवीए इज क्या करें, इज नॉट द वैल्यू डिराइव्ड बाय डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ सेल्स फ्रॉम द रेवेन्यू। सेल्स का कितना कॉस्ट है माइनस रेवेन्यू कर दूँ, ये कौन सा फार्मूला है भैया? सेल्स फ्रॉम, अच्छा सेल्स फ्रॉम रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है सेल्स के लिए, इसमें से रेवेन्यू माइनस कर दो तो वो हमारी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड तो नहीं है, ठीक है। इसको बस कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट करते हैं? ईवीए बाय डिडक्टिंग इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कीमत कितनी चुकानी पड़ रही है कैपिटल की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा इतना चल रहा है, मेरे ऑपरेशन से इतना प्रॉफिट आ रहा है, उसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, तो मेरा जो डिफरेंस आएगा वो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ जाएगा, ठीक है। EV is to determine whether an investment contributes positively to the owner's wealth or not, ठीक है। सेल्स रेवेन्यू की बातें नहीं होंगी यहाँ पर कैपिटल की बातें, जब बड़ी बातें हो रही हैं यहाँ पर, छोटी छोटी बातें मत लेकर आओ। यहाँ पर सेल्स रेवेन्यू, यहाँ पर लेके आओ कैपिटल, यहाँ पर लेके आओ वेल्थ, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सब बातें यहाँ पर आएंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। Which of the following computation is not required in the measurement of the economic value added? कौन सी computation नहीं चाहिए in the measurement of the economic value added? EVA में adjusted capital employed, net operating profit after tax, weighted average cost of capital, current market value of the assets and the liabilities। तो इसमें मेरे ख्याल से बी नहीं, इसका आंसर दे रखा है डी, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। इसमें इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। करंट मार्केट वैल्यू कितनी है एसेट्स की, लाइबिलिटी की इसकी ज़रूरत नहीं है। एडजस्टेड कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। नॉन नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो रहा है वो चाहिए हमने। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो ठीक है, कैपिटल ठीक है, यहाँ पर कैपिटल ठीक है। एवरेज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लिया। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मतलब प्रॉफिट कितना रहा है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बातें हो रही थी, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया ना, ठीक है। हम लास्ट क्वेश्चन में नहीं किया था ना,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बातें की थी। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में किसकी बातें होती हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कैपिटल की बातें होती हैं। EVA में किसकी बातें हैं? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मतलब कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना जनरेट कर रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना जनरेट कर रहा है फ्रॉम कैपिटल्स। किससे? कैपिटल से। रेशियो नहीं बता रहा मैं। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है फ्रॉम द कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, समझे? बड़ी बातें होती हैं यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो ये बातें करेक्ट हैं, ये तीनों आ गया। ये नहीं, सही नहीं है, तो ये इसका आंसर यही है। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, द मैनेजमेंट इंटरेस्ट इज टाइड विद दोज ऑफ शेयर होल्डर्स। मैनेजमेंट इंटरेस्ट जो है वो टाई होता है विद द दोज ऑफ द शेयर होल्डर अंडर अंडर EVA बोनस सिस्टम, EVA इंसेंटिव सिस्टम, EVA कंपनसेशन सिस्टम, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये एक ही है। EVA बोनस हो गए, EVA इंसेंटिव हो गए, EVA कंपनसेशन हो गए, ऑल ऑफ द अबव मतलब सब एक ही हैं ये। तो ऑल ऑफ द अबव लिखेंगे यहाँ पर। EVA बोनस हो गए, EVA इंसेंटिव हो गए, EVA कंपनसेशन हो गए, सबका एक ही मतलब है। ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। ठीक है, 10 ही करेंगे, तब टाइम ही नहीं बचा है। पिछले रिवाइज करेंगे दोबारा से। अब हम और नहीं करेंगे। जितने भी MCQs हैं हम सब पिछले MCQs जो हैं चैप्टर्स में पढ़े हैं वो सारे रिवाइज करेंगे एक बार। ठीक है।